सब चले जाओ। जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे कर्नाटका में हनुमान चालीसा जो एक तरह से वहाँ पे कंट्रोवर्सी हुई थी, अब वो बड़ा विवाद पकड़ चुका है। मामला इस प्रकार से हो रहा है कि वहाँ जो बीजेपी के नेता हैं, सांसद हैं तेजस्वी सूर्या, अब वो सड़कों पर उतर चुके हैं और वहाँ की प्रशासन के खिलाफ पूरा कमर कस चुके हैं और इसे छोड़ने वाले नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है और 2024 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब की बार 400 पार का नारा दे रहे हैं और किसी तरह से अब तेजस्वी सूर्या चाहते हैं कि ये वाली जो सीट है कहीं से गड़बड़ ना हो और इस जो हनुमान चालीसे का मामला है इसको कहीं ना कहीं तूल देकर पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश हो रही है। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला और किस प्रकार से घटनाक्रम पर अब तेजस्वी सूर्या आक्रामक हो चुके हैं और अपनी पूरी टीम के साथ, कही जाए तो पूरे अपने समर्थकों के साथ अब सड़क पर उतर चुके हैं वहाँ की प्रशासन के खिलाफ। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बात करते हैं कर्नाटक के बेंगलुरु में हनुमान चालीसा और अजान को लेकर विवाद हुआ था और इसमें एक ग्रुप के लोगों ने एक दुकानदार की पिटाई इसलिए कर दी कि वो अजान के वक्त हनुमान भजन बजा रहा था, यानी कि हनुमान चालीसा बजा रहा था। बेंगलुरु पुलिस की अगर हम बात करें तो बेंगलुरु पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज किया है और मामले की जांच में जुट गया है, जबकि तेजस्वी सूर्या का कहना है कि पुलिस इसमें लापरवाही बरत रही है। पुलिस ने इस बाबत सबको जानकारी दी, यानी कि 18 मार्च की घटना है, कल की घटना है। तो इस विवाद पर बीजेपी नेता R अशोक ने प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप भी लगाए हैं। घटना कई मीडिया प्लेटफॉर्म में 18 मार्च की बताई जा रही है और कई मीडिया प्लेटफॉर्म में 17 मार्च की बताई जा रही है। हम दोनों तारीखों को लेकर चल रहे हैं। 17 मार्च शाम बताया जा रहा है और कहीं पर 18 मार्च दिखाया जा रहा है, तो आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो बात यह है कि मामला उस वक्त ज़्यादा बढ़ गया जब बेंगलुरु के सिदन्ना लेआउट के पास एक दुकानदार ने अजान के साथ तेज आवाज़ में गाना बजाना शुरू कर दिया। इस पर कुछ मुस्लिम युवकों ने आपत्ति जताई और उससे बोला कि भाई आवाज़ कम करो और ये यहाँ पर नहीं चलेगा, ऐसी बातें निकल के आ रही थी और बहस धीरे धीरे बढ़ती चली गई। कहासुनी से मारपीट पर उतारू हो गई और फिर जो युवक थे उन लोगों ने दुकानदार की पिटाई कर दी। दुकानदार के साथ कथित तौर पर मारपीट किया गया। मामला फिर आगे बढ़ता है तो हलासुरु गेट पुलिस सीमा ने इसको लेकर एक FIR दर्ज किया था और पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने में जुटी हुई है। दुकानदार जो है वो बता रहा था कि हनुमान भजन बजा रहा था, तभी अचानक 4-5 लोग वहां पर आए और कहा कि उनका अजान का वक्त चल रहा है, अजान होने वाली है, अगर तुमने भजन बजाया तो तुम्हारी हम पिटाई कर देंगे। इसके बाद उन्होंने उसको पीटा, यानी कि मुझे पीटा, जो दुकानदार बता रहा है, और धमकी भी दी कि वो मुझ पर चाकू से हमला करेंगे। दुकानदार ने दूसरे ग्रुप पर हनुमान भजन बजाने पर पिटाई करने के आरोप भी लगाए थे। वहीं कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता R अशोक ने राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने में कथित रूप से विफल रहने के लिए कांग्रेस सरकार की कड़ी आलोचना भी की है। उन्होंने सोशल मीडिया X पर एक पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को मालूम है कि हनुमान चालीसा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी कि कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जो हिंदू धर्म से रिलेटेड चीज़ें हैं उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया हनुमान चालीसा, ठीक है। और फिर R अशोक ने कहा कि सिद्धारमैया की तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से ही एक हिंसक मुस्लिम भीड़ ने हनुमान चालीसा बजाने पर बेंगलुरु में एक हिंदू दुकानदार पर बेरहमी से हमला किया है, ठीक है। तो हमले का CCTV फुटेज भी हमें मिला है, हम उसको भी आपको शॉर्ट के माध्यम से दिखा देंगे। बीजेपी नेता R अशोक ने कर्नाटक विधान सौध में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने और रामेश्वरम कैफे में बम विस्फोट का भी जिक्र किया। हमने रामेश्वरम कैफे में जो बम विस्फोट हुआ था उसका उसी दिन वीडियो हमने आपको बताया था और उसमें हमने संभावनाएं जताई थी कि ये एक आतंकवादी हमला हो सकता है, जबकि उस समय तक पुष्टि नहीं हुई थी। तो अभी हम बता दें कि वो एक आतंकवादी हमला था जिसमें वहाँ पर लड़का पहुंचा था जो एक कैप लगाए हुए था। फिर उसके बाद वहां पर वो अपना बैग छोड़ के चला जाता है, जिस बैग में धमाका होता है और बताया जा रहा था कि वहां से निकलता है कई जगहों से इधर उधर जाते हुए, फिर वो एक मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता है, फिर वहां से निकल जाता है। ये सारा घटनाक्रम वो था रामेश्वरम कैफ़े बम विस्फोट का। रामेश्वरम कैफ़े एक मशहूर कैफ़े था, कैफ़े है, बम विस्फोट हो गया तो इसका मतलब बंद नहीं होगा। रामेश्वरम कैफ़े जो है उसका टर्नओवर करोड़ों में आता था और शायद इसीलिए उसे टारगेट किया गया कि जब वहाँ पर बम विस्फोट होगा तो 1-2 लोग 3 लोग मरेंगे
तो उसमें मरे भी थे, स्टाफ मरा था 1-2। फिर उसके बाद ये मामला हाईलाइट होगा तो कहीं ना कहीं आतंकवादी गतिविधियों को बल मिलेगा। तो ऐसा कार्यक्रम किया गया था और उसी घटनाक्रम को यहाँ पर बीजेपी नेता आर अशोक कोट करते हुए दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा कि एक और ज्वलंत उदाहरण है कि कांग्रेस सरकार कैसे राष्ट्र विरोधी तत्वों को बेंगलुरु पर कब्जा करने दे रही है, जिससे कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो जा रही है। बीजेपी नेता पीसी मोहन ने भी अपने एक्स पोस्ट पर लिखा कि मुस्लिम भीड़ ने एक गरीब हिंदू व्यक्ति पर कथित तौर पर हमला किया, जो कि कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान पिच की गंभीर सच्चाई है। तेजस्वी सूर्या भी इस पर अपनी बातें रखते हुए आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों ने अजान के समय भजन की अनुमति नहीं दी। एक हिंदू दुकानदार जो अपनी दुकान पर भजन बजा रहा था, उस पर असामाजिक तत्वों ने यह कहते हुए कथित तौर पर हमला कर दिया कि अजान के वक्त भजन चलाने की अनुमति नहीं है। ऐसे तत्वों का हौसला बढ़ना कांग्रेस की तुष्टीकरण और राजनीति का साफ और स्पष्ट नतीजा है। आपने देखा होगा कि अभी गुजरात का भी हमने न्यूज़ कल ही कवर किया था, जिसमें विदेशी छात्रों पर नमाज पढ़ने के दौरान हमला हुआ था, और फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि कर्नाटक में हनुमान चालीसा बजाए जाने पर यह हमला हुआ है। और लगातार ऐसे मामले आपको देश में दिखाई पड़ते रहते हैं और कहीं ना कहीं इन पर रोक लगाना जरूरी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं भारत के लिए कैंसर बन चुका है, सांप्रदायिक भेदभाव या कह सकते हैं जो भी आपके मन में आए। लेकिन इन सब चीज़ों को लेकर पॉलिटिक्स अब पूरे चरम पर नजर आ रही है। अभी की जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है, इसमें बताया जा रहा है कि तेजस्वी सूर्या को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि कर्नाटक के बेंगलुरु में जो अजान मामला था, इस मामले में ही जब ये प्रदर्शन कर रहे थे और वहाँ पर कांग्रेस सरकार के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठा रहे थे, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ये अभी की लेटेस्ट अपडेट है, जिसकी तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से इनकी गिरफ्तारी हो रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा इस मामले को ज़्यादा बढ़ने से रोका जा रहा है, और वहीं विपक्ष में जो वहाँ पर कर्नाटक में बैठी भाजपा की पार्टी है, वो इसे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करे। और कांग्रेस को पता है कि अगर ये मामला तूल पकड़ता है तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में इसका नुकसान कांग्रेस को झेलना पड़ सकता है, कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन को। थोड़ी जानकारी आपको हम तेजस्वी सूर्या के बारे में बता देते हैं, यानी कि एक तरह से बायोग्राफी उनकी आपको जान लेनी चाहिए, क्योंकि जो युवा नेता हैं या जो युवा नेता बनना चाहते हैं, वो अगर इनके बारे में जानेंगे तो उनको कहीं ना कहीं ये पता चल सकेगा कि देश में अगर आप किसी भी पार्टी में जाना चाहते हैं तो उसके लिए कितना सक्रिय होना आपके लिए ज़रूरी है। बात करते हैं तेजस्वी सूर्या का। इनका जन्म 16 नवंबर 1990 को कर्नाटक के चिकमंगलूर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम सूर्य नारायणा और माता का नाम रमा है। तेजस्वी सूर्या ने अपनी स्कूली जो पढ़ाई है, स्कूलिंग श्री कुमारन चिल्ड्रन होम से की थी। उसके बाद सूर्या ने नेशनल कॉलेज जयनगर से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने बेंगलुरु इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज में प्रवेश कर लिया। युवा तेजस्वी एक मामूली पृष्ठभूमि से आते हैं, जो कर्नाटक के बेंगलुरु में एक संयुक्त ब्राह्मण परिवार में रहते हैं। वह एक वकील से राजनेता बने हैं। वह कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक प्रैक्टिसिंग वकील हैं और वहीं प्रैक्टिस करते थे। तेजस्वी सूर्या भारतीय जनता युवा मोर्चा और अखिल भारतीय परिषद के महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर रहे हैं। वह एराइज इंडिया के संस्थापक और अध्यक्ष हैं, जो एक गैर पक्षपातपूर्ण लाभ के लिए नहीं पंजीकृत ट्रस्ट है, जो राष्ट्र के युवाओं को भविष्य में नेता बनने के लिए तैयार करता है। यानी कि आपको नेता बनना है तो इनके इस एराइज इंडिया के साथ जुड़ भी सकते हैं, आपको ये नेता बना देंगे। फिलहाल ये बीजेपी में है, तो अगर आप बीजेपी के सपोर्टर नहीं है तो आप यहाँ न जाएं, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये बीजेपी को ही वोट करने के लिए आपसे कहेंगे। एक राजनेता होने के अलावा वह एक सहयोगियों के रूप में बेंगलोर में 2015 से हरनहल्ली लॉ पार्टनर्स के साथ काम करते रहे हैं। उन्होंने 2013-2014 तक एक स्तंभकार के रूप में इंडिया फैक्ट के साथ काम भी किया है, यानी कि पत्रकार भी थे। वह लोकसभा चुनाव के लिए किसी राजनीतिक दल द्वारा चुने गए सबसे युवा उम्मीदवार 2019 में थे। उन्हें भाजपा ने कांग्रेस के उम्मीदवार बीके हरिप्रसाद के खिलाफ मैदान में उतारा था। 2017 में ब्रिटिश उच्चायोग ने उन्हें यूके में एक युवा नेतृत्व कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भी चुना गया था। सूर्या ने सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरियल एक्सीलेंस नामक एक संगठन की स्थापना की है, जो शिक्षा और उद्यमिता से संबंधित परियोजनाओं को चलाता है। उनके चाचा रवि सुब्रमण्यम भाजपा भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा सदस्य यानी कि विधायक भी रहे हैं। वह स्वर्गीय अनंत कुमार और उनकी पत्नी तेजस्विनी को अपने राजनीतिक गुरु के रूप में तेजस्वी मानते हैं, जिन्होंने उन्हें अपने स्कूल के दिनों से तैयार किया था कि किस प्रकार से आगे बढ़ना है जीवन में। तेजस्वी सूर्या सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं। वह एक अच्छे वक्ता भी हैं और बहुत बार न्यूज़ चैनल की डिबेट में दिखाई भी पड़ते हैं। तेजस्वी सूर्या एक अच्छे वक्ता के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी सक्रियता से
लोगों के बीच में अपनी पैठ बना चुके हैं। कई मुद्दों पर वे अपनी राय सोशल मीडिया के माध्यम से रखते हैं। वे हिंदी, अंग्रेजी और कन्नड़ तीनों भाषाओं के जानकार हैं और इस प्रकार से वो आप देख रहे हैं कि इसी सक्रियता के चलते इस एक मामले को कहीं ना कहीं भुनाया जा रहा है कि इससे पॉलिटिकल माइलेज मिल जाए। चलिए, उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि तेजस्वी सूर्या हैं कौन और इस समय सिद्धारमैया के सर के दर्द बने हुए हैं, क्योंकि तेजस्वी सूर्या बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और चाहते हैं कि मोदी जी का जो 400 का पार आंकड़ा है उसमें कहीं ना कहीं अपना योगदान दें। चलिए फिर मिलते हैं दूसरी अपडेट के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जिससे कि कहीं हम यूट्यूब की दुनिया में खो ना जाएं। ठीक है, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए, 1 सेकंड से भी कम का समय लगता है। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।